बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है और वो ये कि हिरासत में लेकर अब ईडी हेडक्वार्टर ईडी के अधिकारी संजय राउत को लेकर पहुंच भी गए हैं। उनकी बातचीत भी आपने सुनी, जिस तरह से वो आरोप एक बार फिर से लगा रहे थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से देख रहे हैं, संजय राउत आज एक ऐसा किरदार है वो महाराष्ट्र की राजनीति का जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक पत्रकार, उसके बाद एक राजनेता और शिवसेना में उनकी जो जगह है, आज जिस तरह से वो इस मामले में पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मैं चाहती हूं कि एक बार पूरा बैकग्राउंड आप हमारे दर्शकों के सामने उनका रखें। जी हाँ, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि संजय राउत की शख्सियत क्या है। संजय राउत ने अपना पत्रकारिता का करियर जो है एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया था। एक लोकप्रभा नाम की पत्रिका आती थी 80 के दशक में। संजय राउत उस पत्रिका के लिए बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करते थे और उस वक्त जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां होती थी, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम और दूसरे गिरोहों की जो गतिविधियां उस वक्त चल रही होती थी, उसको संजय राउत कवर किया करते थे। उनके अंडरवर्ल्ड में काफी अच्छे सोर्स थे, वो एक बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर माने जाते थे। इसके बाद में हुआ ये कि 2 जुलाई 1992 को जो मराठी सामना है, शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें एक वैकेंसी निकली। तो उस वैकेंसी के लिए संजय राउत ने अप्लाई किया कार्यकारी संपादक की। संपादक तो बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन कार्यकारी संपादक पद की वैकेंसी निकली और उस वक्त संजय राउत ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन जो है बतौर कार्यकारी संपादक 1992 जुलाई में हो गया। अब जब संजय राउत ने सामना ज्वाइन किया तो उन्होंने संपादकीय लिखने की जो उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो भाषा बाल ठाकरे अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे, जो आक्रामक भाषा इस्तेमाल करते थे, जो लोगों को धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल करते थे या जो तीखे शब्दों वाली भाषा इस्तेमाल करते थे, उसी भाषा को उन्होंने सामना की भाषा बना दी। और वो जो कुछ भी लिखते थे ये माना जाता था कि ये बाला साहब ठाकरे ही लिख रहे हैं, और चूंकि बाला साहब ठाकरे संपादक थे तो यही माना जाता था कि संजय राउत का मत उन्होंने जो संपादकीय में लिखा है वही बाला साहब ठाकरे का मत होगा। तो इसके बाद में आगे ये हुआ कि जब हिंदी सामना शुरू करने की बात हुई तो संजय राउत की उसमें सलाह ली गई और संजय राउत की सलाह पर हिंदी सामना को शुरू किया गया और संजय निरुपम को उसका कार्यकारी संपादक बनाया गया। आगे जाकर संजय राउत ना केवल अखबार का काम देखते थे बल्कि इसके साथ साथ वो पार्टी का भी काम देखने लगे। उन्हें उपनेता भी बनाया गया और फिर बाद में पार्टी का सांसद, राज्यसभा में उन्हें बतौर सांसद बनाकर भेजा गया। लेकिन उनके सियासी करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2019 में, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर 2019 को जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी शाम को संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की थी और उस मुलाकात से ही ये संकेत मिल गए थे कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है और शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है। और इसके बाद करीब महीने 1.5 महीने तक जो है 35 दिनों तक वो ड्रामा चला और संजय राउत एनसीपी के नेताओं से मुलाकात करते थे, खास करके शरद पवार के साथ उनके बैठकें होती थी और एक तरह से संजय राउत ने बतौर पुल का काम किया था उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में। और इसी के साथ साथ जहां एक और शिवसेना की तरफ से संजय राउत थे तो दूसरी ओर एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक थे। आपको याद होगा कि उन दोनों उस वक्त में ये दोनों लोग जो है सुबह सुबह शायरियां ट्वीट करते थे और शायरियों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे और अपनी पार्टी का संदेश एक दूसरे को देते थे और बताते थे कि किस तरह से इन दोनों पार्टियों को साथ में आना चाहिए और साथ में कांग्रेस को मिलाकर जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो ये शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे बन गए। शिवसेना क्या सोचती है, शिवसेना की क्या रणनीति है, शिवसेना आगे क्या करने वाली है, उसके सबसे बड़े चेहरा जो है साल 2019 से संजय राउत बन गए थे। और हाल फिलहाल में भी ये जो सबसे बड़ी बगावत हमने शिवसेना में देखी उसमें भी शिवसेना के सबसे बड़े मुखर चेहरा जो है संजय राउत ही थे। और शिंदे खेमे की ओर से भी आरोप लगाया जाता है, बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया जाता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में अगर बात बिगड़ी है तो उनमें जो बड़ी वजहें हैं उनमें से सबसे बड़ी वजह एक संजय राउत की भी है। संजय राउत जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के
खिलाफ काम करते थे और दूसरी तरफ वो एनसीपी के साथ दोस्ताना व्यवहार रख रहे थे, एनसीपी के साथ नरम रवैया अपनाया था। तो इस तरह से उन्होंने शिवसेना को, जो शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि थी, उससे अलग करने की कोशिश की। श्री ठीक है जितेंद्र, बहुत अच्छी तरीके से संक्षिप्त में आपने बताया कि क्या शख्सियत संजय राउत की है और क्या हैसियत वो महाराष्ट्र की राजनीति में रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अब हिरासत में है वो ईडी की, और लगातार अब तक वो जब भी मीडिया के सामने आए हैं वो यही कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो जो भी आरोप उनके खिलाफ है वो बेबुनियाद है। लेकिन आज हिरासत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, एक बार सुन लेते हैं संजय राउत को। महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा, महाराष्ट्र लढत राहील, शिवसेना लढत राहील, वाकणार नाही। राउत साहब, आपसे आज क्या बातचीत हुई? सुबह से आपसे पूछताछ हुई थी क्या? सुबह से आपसे क्या पूछा गया? देखिए, सब झूठे एविडेंस है, झूठे कागजात है। संजय राउत ने कभी जिंदगी में झूठा काम नहीं किया है। उसकी गलती यही है, वो शिवसेना के साथ वफादार और महाराष्ट्र के साथ ईमानदार रहा और हमेशा रहेगा, चाहे मुझे फांसी पर क्या क्या आप लोगों ने बीजेपी का सरकार नहीं बनाई इसलिए हो रहा है? क्या बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई इसलिए हो रहा है? मैंने इस बारे में जी 6 महीने पहले जी राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी को एक पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी थी जी कि मेरे पर कैसा दबाव आ रहा है जी ठाकरे सरकार गिराने के लिए। अगर नहीं मैंने मदद की तो आपको अंदर डाल देंगे। इस प्रकार का मैंने 6 महीने पहले राउत साहब, कौन था ये व्यक्ति जिसने आपको ये कहा था? आज नाम का खुलासा कर दीजिए आ राउत साहब। जाएगा बीजेपी के 2 नेता। कौन नाम बता दीजिए राउत साहब। नहीं तो आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। नहीं, कौन था राउत साहब, कौन था ये? जी देखिए, निश्चित तौर पर शिरीन, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी बात यहां पर संजय राउत की तरफ से की गई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 6 महीने पहले तो आपने सुना संजय राउत को, वो बड़ी बात यहां पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि 6 महीने पहले वो वेंकैया नायडू से इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं, इस बात की जानकारी उन्हें दे चुके हैं कि उनके ऊपर भारी दबाव है ठाकरे सरकार को गिराने का, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, तो फिर उनके लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है। नाम का खुलासा भले ही संजय राउत यहां ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने 2 बीजेपी नेताओं के होने की बात कही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।